तो आज हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन का कुछ टॉपिक जो आपको रिपीट मोड में पूछा गया है और इस टॉपिक को आप कवर करोगे तो आपको जेई में क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगा क्योंकि देखो होता क्या है कि जेई में जो है ना काफी क्वेश्चंस रिपीट मोड में आते हैं। मतलब कंसेप्ट तो रिपीट करता ही करता है और कुछ कुछ क्वेश्चन भी रिपीट कर जाता है, बस थोड़ा बहुत डेटा चेंज रहता है। तो आपको स्ट्रेट लाइन में क्या है कि जो बेसिक कंसेप्ट है अगर आपको वो क्लियर है तो क्वेश्चंस बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। बस इसमें क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़ना होगा, क्वेश्चन को पढ़ के ठीक से समझना पड़ता है कि वो क्वेश्चंस क्या कह रहा है एंड देन आप उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन पहले आपको कंसेप्ट वाइज पूरा क्लियर रखना पड़ेगा सारा चीज को कि कंसेप्ट एक एक बात सारा बात ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इसमें ये बात जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चंस को ठीक से रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, फिर आप क्वेश्चन के ऊपर जो सॉल्व करोगे तो ईजी रहेगा। तो देखो जैसे इसमें हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक, जैसे आपका सेंट्रॉइड ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर। अगर देखोगे तो जेई में सबसे ज्यादा रिपीट करेगा, इस पूरे में से देखो सबसे ज्यादा रिपीट करेगा तो ये तीन टॉपिक सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर। ये सेंट्रॉइड ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर जो है ना बहुत ज्यादा रिपीट करता है। अब इसका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से ध्यान रखो। पहले तो आप ये ध्यान रखो कि सेंट्रॉइड कैसे फॉर्म होता है, ऑर्थोसेंटर कैसे फॉर्म होता है, सर्कमसेंटर कब फॉर्म होता है, इसका सारे सिचुएशन की किस तरह से होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे कि जैसे सेंट्रॉइड फॉर्म करना है तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन लाइन। मीडियन लाइन का इंटरसेक्शन जो करोगे तो उसका क्या हो जाता है आपका, जो यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं वो क्या हो जाता है इसका, और ये सेंट्रॉइड हो जाता है। तो मीडियन लाइन के लिए मीडियन लाइन का इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर सेंट्रॉइड आ जाएगा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे तो ऑर्थो सेंटर में क्या हो जाता है, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, है ना, आप पढ़े होगे ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड के बारे में ध्यान रखना है। जैसे आपको देखिए लाइन क्या होता है, मीडियन लाइन होता है, जैसे ऑल्टीट्यूड लाइन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, राइट बाइसेक्टर है। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई लाइन जो सामने वाले साइड पर सिर्फ परपेंडिकुलर है पर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग अल्टीट्यूड कहते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड क्या कहलाता है, यहाँ पर आप पढ़े होगे कि अल्टीट्यूड जो होता है वो सामने वाले साइड को सिर्फ परपेंडिकुलरली कट करता है पर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। और इसके इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए जैसे आप फॉर्मूला याद रखते हो कि इसका वर्टिसेस है, मीडियन है, क्या इंटरसेक्शन निकालते हैं, सेंट्रॉइड होता है। अब इसके लिए इसका वर्टिसेस आपको पता होना चाहिए, x1 y1 फिर x2 y2 फिर x3 y3 है। तो इसका आप मीडियन x3 y3 है, तो इसका हम लोग सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 और y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ऑर्थो सेंटर में क्या ना आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सेंट्रॉइड तो इजी होता है थोड़ा, लेकिन ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ऑर्थो सेंटर में क्या है ना कि बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि आपको ये जो लाइन है यहाँ पर सामने वाले साइड के ऊपर जो अल्टीट्यूड है, इस अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखने आना चाहिए आपको। यानी पहली बात आपको इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड लिखने आना चाहिए। क्योंकि दो अल्टीट्यूड का जो इक्वेशन होगा आप अगर लिख लोगे उसके बाद उसी का इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो मतलब इजिली आप फाइंड कर लोगे। तो आप इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड आपको बहुत अच्छे से लिखने आना चाहिए क्योंकि ये आपको अगर आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका एक ट्रिक होता है जो हमको बताए थे, उस ट्रिक से अगर लिखोगे तो और आसान हो जाता है। जैसा आपको याद होगा कि हम उसमें ट्रिक में क्या बताए थे, x इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू फिर x1 इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन। तो ये वाला जो फॉर्मूला बताए थे आपको, ये फॉर्मूला के थ्रू आप जो है आसानी से इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड लिख सकते हो। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी ध्यान रखो ऑर्थो सेंटर का। ऑर्थो सेंटर में क्या ध्यान रखोगे कि जैसे ये ट्रायंगल कैसा है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है ये सीधे सीधे आप ध्यान रख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है। तो आप ये ध्यान रखोगे राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है, जो वर्टिसेस का इंटरसेक्शन 90 डिग्री हो, यानी जिस एंगल पर 90 है वहीं पर ऑर्थो सेंटर होता है। ये ऑर्थो सेंटर इसका यहीं पर होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख सकते हो। तो बहुत सिंपल होता है ऑर्थो सेंटर को पता करना, बहुत आसानी से पता कर सकते हो। इसके अलावा फिर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर x1 y1 है, जो आपको एक ट्रिक होता है कि x2 y2 है ना, इस तरह क्वेश्चन जे में कई बार आ जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, तो इसका स्क्वायर का सम अगर इक्वल है तो ऑर्थो सेंटर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि ये तो हो गया ऑर्थो सेंटर का सारा कंसेप्ट। तो ऑर्थो सेंटर बहुत अच्छे से ध्यान रखो, आपको इसमें क्या ध्यान देना है, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड कैसे लिखते हैं इसको एक बार देख लेना अच्छे से। उसके बाद आप ये कंसेप्ट सब थोड़ा देख लेना, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर 90 वाले वर्टिसेस पर होता है और इसका स्क्वायर का सम अगर बराबर हो तो इसका ऑर्थो सेंटर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये सारी बात अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ईजी रहेगा
इक्वेशंस लिखना। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ऑर्थो सेंटर जो है ना इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड होता है। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका मतलब इंटरसेक्शन है, तो ये ऑल्टीट्यूड का जो है इंटरसेक्शन को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब इसमें आ जाता है सरकम सेंटर। तो देखो सरकम सेंटर जो होता है, सरकम सेंटर की बात करो तो सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर जो होता है वो होता है इक्वेशन ऑफ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर। ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर का यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है। इसका मतलब कि सरकम सेंटर में आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन जो होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर सरकम सेंटर कहते हैं, इसको सरकम सेंटर कहते हैं। या फिर मान लो अगर कोई सर्कल दे रखा आपको और इसको सर्कमस्क्राइब करे कोई सर्कल, तो यहाँ पर इसका जो रेडियस है, अगर आप रेडियस ड्रॉ कर लोगे तो जैसे मान लो ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपका ये जो है ट्रायंगल का सेंटर, सरकम सेंटर वही होगा जो इस सर्कल का सेंटर होगा। इसका मतलब आप क्या करोगे, इस सीधी सीधी बात, ये रेडियस हो गया, इसका मतलब क्या करोगे ओ ए इक्वल्स टू ओ बी कर देना और फिर या तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी कर देना, इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका आ जाएगा सरकम सेंटर। या नहीं तो आप राइट बाइसेक्टर, हम डायरेक्टली लिखा इक्वेशन लिखना सिखाए थे आपको राइट बाइसेक्टर का, तो राइट बाइसेक्टर का डायरेक्ट इक्वेशन में लिख सकते हैं आप, तो इसका इक्वेशंस आप लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ट्रिक से बताए थे उसको ध्यान रखना है। फिर आपको इसके लिए भी ध्यान रखना है कि अगर सरकम सेंटर का मान लो कोई ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अब ये आपको जैसे मान लो वर्टिसेस दे रखा है या साइड दे रखा है, तो उसको देख करके आप पता करो कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो उस सिचुएशन में इसका जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। ये हाइपोटेन्यूज जो होगा 90 सामने वाला हाइपोटेन्यूज, इसका मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट ये क्या होगा, इसका सरकम सेंटर होगा। तो ये भी ध्यान रख सकते हो। फिर आप इसका भी कंसेप्ट ध्यान रखोगे कि इसमें भी क्या होता है कि अगर वर्टिसेस का स्क्वायर यानी x1 y1 आपको दे रखा है, x2 y2 दे रखा है और x3 y3 दे रखा है, इसका स्क्वायर का सम अगर इक्वल है यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 y1 स्क्वायर, x2 y2 स्क्वायर, x3 प्लस y3 के स्क्वायर के वैल्यू अगर सेम है, तो इस सिचुएशन में भी इसका डायरेक्टली हम लिखना सिखाए थे आपको कि सरकम सेंटर क्या होगा। ये जो आपको ट्रिक बताए थे, इस ट्रिक सबको ध्यान रखना है। तो देखिए ऑर्थो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर तो पहले आपको कमांड रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि कई बार तो अकेले आ जाता है, सिंगल क्वेश्चन बन के आ जाता है, कई बार क्या होता है किसी और क्वेश्चन के साथ मिक्स हो रहा होता है। तो आपको पहले तो ये तीनों के ऊपर पकड़ अच्छे से बनाना है, क्योंकि आप एक बार ध्यान रखिए इस सभी टॉपिक में से सबसे ज्यादा रिपीट मोड में पूछा जाता है तो ये तीनों टॉपिक से, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। तो ये बेटर तरीके से आप एक एक चीज पढ़ के जाना। इसके क्वेश्चंस, अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखना आप एक बार देख लेना जो आपको बताए थे। उसके अलावा सरकम सेंटर जो है ना, इसको भी आपको क्या करना है, एक बार देख लेना है कि सरकम सेंटर का जो राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, या फिर इस तरह से भी आप इक्वेशन को लिख करके सॉल्व कर सकते हो। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा फिर आपको एक रिलेशन होता है ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर में, तो उस रिलेशन को भी ध्यान रखना है कि ऑर्थो सेंटर है ना, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर में एक रिलेशन होता है कि 2:1 के रेशियो में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 2:1 के रेशियो में होगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लो। जैसे मान लो ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड दे दिया, बोला सरकम सेंटर बताओ, या ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर दे दिया, बोल दिया सेंट्रॉइड बताओ, तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये अगर रिलेशन याद रहेगा तो आपको इजी पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये सारी बातें हैं जो आपको रिवाइज करने की जरूरत है, और इसको आप एक बार रिवाइज कर लोगे, इस क्वेश्चन बन जाएगा। इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते और आपको ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। फिर आ जाता है, जैसे आपको देखिए ये आ जाता है कोलिनियरिटी, एरिया ऑफ ट्राइंगल और लोकस, ये तीन टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चन आता है। तो देखिए लोकस का जो क्वेश्चन होगा वो तो बहुत वैरी करेगा। लोकस क्या है कि जैसे आप पढ़े हो, लोकस एक मूविंग पॉइंट होता है जिसको हम लोग वेरिएबल पॉइंट भी कहते हैं। मूविंग पॉइंट होता है, अब उसमें जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो लोकस के जो है ना 3-4 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। लोकस के क्वेश्चंस जो है देखिए वैसे डिपेंड करता है सिचुएशन पर, इसलिए क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि आपको लोकस में जो है इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी कंडीशन दे सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी रहेगा। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर काफी क्वेश्चन होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप जैसे डिटरमिनेंट से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ये पढ़े ही होगे, डिटरमिनेंट के थ्रू आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना सीधा सीधा। वर्टिसेस लेकिन पहले पता करना पड़ेगा, अगर वर्टिसेस पता है तो आप निकाल सकते हो। लेकिन इसमें ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसा नहीं कि सीधा सीधा वर्टिसेस देके आपसे पूछ देगा, बहुत तरह से वैरी करता है क्वेश्चंस को। तो लेकिन अगर आपको मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें वर्टिसेस पता कर सकते हैं, जैसे साइड का दे रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो डिटरमिनेंट मेथड से, जो आप पढ़े हो है ना, इस तरह से पढ़ते हो हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये इजी है, इतना कुछ नहीं है इसमें। और 1 1 1 इसका एरिया निकाल दोगे तो ये वैल्यू निकाल दोगे, यही क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको इस तरह से एकदम इजी सा दे देगा, क्वेश्चंस में आपको चीजें वैरी करता है।
तो उसको क्या करना है आपको, थोड़ा एक बार देख लेना एरिया ऑफ ट्राइंगल को वाले क्वेश्चंस को। मतलब आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू से अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो बेटर रहेगा। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा कोलिनिटी जो है, कोलिनिटी के कंसेप्ट को याद रख। देखो अगर सिंपल क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं आपसे कि मतलब कोलिनिटी है कि नहीं है, तो कोलिनिटी अगर पूछा जाता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दो, तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, सीधी सीधी बात। तो वैसा तो क्वेश्चन होगा नहीं, इसमें तो क्वेश्चन कंडीशन और भी कंसेप्ट उसमें क्वेश्चन में होगा। तो मतलब आप क्या करो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करो, क्योंकि ये बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। लोकस वाले क्वेश्चन को फोकस करो क्योंकि ये भी रिपीट किया जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर कि देखिए ये जो हम आपको टॉपिक बताएंगे ये सब टॉपिक रिपीट मोड में चल रहा है। जैसे सेंट्रॉइड आपको बताया है, तो देखिए सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो सेंटर, और ये हो गया सर्कम सेंटर, ठीक है। तो आप तीनों को अच्छे से ध्यान रखो। क्या क्या ध्यान रखो, पहली बात ध्यान रखो कि ये क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है। फिर क्या ध्यान रखना आपको, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड होता है। तो आप ये डायरेक्टली याद रखना है। फिर क्या ध्यान रखना आपको कि ये राइट बाइसेक्टर का होता है, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हो, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हो। अब इसमें क्या है कि आपको इसका इक्वेशन भी ध्यान रखना है, इसका इक्वेशंस क्या होगा, ठीक है, इसका इक्वेशंस को ध्यान रखना है आपको। फिर इसके अलावा इसका इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है इसका मतलब मीडियन तो खैर आसान है, इसका सेंट्रॉइड तो इजी होता है। तो सेंट्रॉइड, फिर इस तीनों के बीच का रिलेशंस आपको ध्यान रखना है कि रिलेशंस क्या है, इसका रिलेशंस आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये क्यों बोल रहे हैं आपको, इसी तरह से आपको यहाँ पर लोकस है, ठीक है, लोकस हो गया, ट्राइंगल हो गया, है ना, ट्राइंगल। इसके अलावा आपका कोलिनिटी, ये पॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है ना, ये पॉइंट्स का होता है। तो ये तीनों को क्या करना आपको कंबाइन करके पढ़ना है, मतलब ये कनेक्टेड है सर। अब यहाँ पर इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो क्वेश्चंस आपके आसानी से बनेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, देखिए अगर जेई में देखोगे तो लगभग नहीं तो नियर अबाउट हर एक ईयर में, आप किसी ईयर में जाकर देखो, किसी ईयर के क्वेश्चन अगर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा उसमें कि 75% क्वेश्चंस लगभग रिपीट मोड में चलता है, ठीक है। 25% ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो न्यू क्वेश्चन आएगा। मतलब 75% क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी को रिपीट मोड में पूछा जाता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से पीवाईक्यू करते हो और लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू करते हो तो मतलब 75% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली। 25% जो क्वेश्चन रहा उस वो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा न्यू होगा। लेकिन अगर आप 75% भी प्रॉपर ढंग से अगर बना लेते हो, जो कि आप इजिली कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी पीवाईक्यू में पहले से है क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चंस। तो अगर आप 75% आपके हाथ में है तो आप 25% के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो ओवरऑल 80% तो आपका मार्क्स ऐसे ही आ जाएगा। तो मतलब आपको क्या करना चाहिए कि पीवाईक्यू का जो क्वेश्चंस है, 5 ईयर का जो क्वेश्चन है उसमें जो रिपीट मोड में क्वेश्चन है उसको जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये आपको ज्यादा स्कोर करवा देगा। क्योंकि ये सब क्वेश्चन देखोगे तो रिपीट मोड में पूछा गया, अब आपको साफ साफ पता है कि रिपीट मोड पूछा, इसका मतलब क्या है कि आपको उसको कवर करने की जरूरत है। तो ये बहुत आसान सा चीज है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और हर बार रिपीट करता है, ऐसा नहीं कि एक बार देखोगे तो हर बार जेई में जो है आपका 75% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रिपीट होता है। 25% क्वेश्चन न्यू होता है जो कि आप बाद में हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो 75% क्वेश्चन आप पहले उसको कवर करो, और ये सब जो टॉपिक है उसी टॉपिक में से है जो रिपीट मोड में आ रहा है। तो आपको पहले इसको अच्छे से ढंग से कवर कर लेना चाहिए। अब इसके बाद आता है जैसे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है जैसे इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में। देखिए लाइंस के इक्वेशंस में क्या है कि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल सा आपको लाइन के इक्वेशंस पूछ दिया जाएगा, लेकिन लाइन के इक्वेशंस का सारा कंसेप्ट आप ध्यान रखो। इक्वेशन ऑफ लाइंस जो है, जितना भी आप लाइन के इक्वेशन पढ़ते हो, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आप लाइन के इक्वेशन क्या पढ़े हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हो, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो पढ़े हो उसको आप देखिए, आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये तो आसान सा चीज है, y = mx + c, ठीक है, ये ध्यान रखो। फिर क्या ध्यान रखोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म भी ध्यान रखो, लाइन का सारा फॉर्म ध्यान रखो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो जाता है कि y - y1 = m × x - x1, ये बेसिक बात जो ध्यान रखना है। अब 2 पॉइंट फॉर्म आप नहीं भी ध्यान रखो चलेगा, क्यों 2 पॉइंट फॉर्म इसी से चल जाएगा आपका काम, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म भी एक होता है जो आपको ध्यान रख सकते हो। बस 2 पॉइंट फॉर्म में क्या करना कि यहाँ पर इसी इक्वेशन से काम चल जाएगा, इसमें m की जगह y2 - y1 / x2 - x1 करना है, उसका स्लोप खाली निकाल लेना, बाकी सब इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कुछ अलग नहीं होता है। 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म आप ध्यान रख सकते हो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आपको x/a + y/b = 1, तो ये आपको ध्यान रखना है इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर परपेंडिकुलर फॉर्म आपको ध्यान रखने की जरूरत है। परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म जो होता है, जो आपको क्या हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x cos α + y sin α = p, इसमें ध्यान रखना है कि अल्फा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो x अल्फा और p क्या है, तो आप पढ़े होंगे जैसे
ये लाइन आपको दे रखा है, तो इस लाइन का यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये एंगल अल्फा लेना होता है, ये पी लेना होता है, और ये जो है आपका इक्वेशन बनता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, क्योंकि अल्फा अगर x एक्सिस से नहीं देकर के y एक्सिस से दिया है तो आपको अल्फा पहले निकालना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो डायरेक्टली इसके ऊपर आएगा भी नहीं, लेकिन पहले इस बातों को ध्यान रखो तभी तो बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसीलिए पहले तो इन बातों को ध्यान रखना है। इसमें एक और फॉर्म होता है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो है डिस्टेंस फॉर्म। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन जो होता है इसको भी ध्यान रखना, डिस्टेंस फॉर्म, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन वाला ध्यान रखना है। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू r। ठीक है, जिसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। जो पॉइंट लेते हैं हम लोग, किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो x इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, x1 प्लस माइनस r cos थीटा, प्लस r cos थीटा या माइनस r cos थीटा ले सकते हो। y बराबर y1 प्लस माइनस r cos थीटा होता है, r sin थीटा होता है। तो यहाँ पर ये जो है आपको डिस्टेंस फॉर्म, ये वाला जो ना बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं इसको, ये जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि जेई के ऊपर, जेई में पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, कि जैसे पूछा गया था कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन, है ना, लाइन कुछ ऐसा दिया था, फिर बोला गया था कि पैरेलल टू द गिवन लाइन, तो उस सिचुएशन में आपको यही फॉर्म लगेगा। ये डिस्टेंस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको जरूर पढ़ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके जाना। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन के ऊपर क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह क्वेश्चन है। लेकिन ये 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन, 23 में भी पूछ चुका है क्वेश्चन इस तरह के डिस्टेंस फॉर्म के ऊपर, जिसमें डिस्टेंस ही निकालना था। लेकिन उसमें क्या है ना कि मतलब वो कई बच्चे क्या समझे कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि उसमें बोल दिया था मेजर पैरेलल टू द लाइन। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस नहीं था, वो क्वेश्चन जो था ना इसके लिए था, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन के लिए था, जिसमें नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल लाइन जो होता है उसके लिए निकाला जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन का जरूर बना लेना, क्योंकि ये बहुत रिपीट मोड में क्वेश्चन आता है, और इसके क्वेश्चंस बहुत बच्चे स्किप करते हैं या तो गलत करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन को पहचानते नहीं, उनको लगता है कि मतलब सिंपल जो है हमारा पैरेलल लाइन के कंसेप्ट है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी बात को ध्यान रखना है। इसमें जो सबसे ज्यादा देखोगे क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है, डिस्टेंस फॉर्म का जरूर क्वेश्चन करना ढंग से, 2-3 क्वेश्चन कर लेना। डिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन, आर का वैल्यू निकाल कैसे निकालते हैं वो वाला क्वेश्चन कर लेना। इसके अलावा जो है आपको एक पॉइंट स्लोप फॉर्म का जो 2-3 क्वेश्चन अगर देखोगे तो आप कर सकते हो। और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो इंटरसेप्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस पर, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको रिपीट मोड में चलता है, तो इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे। लेकिन फिर भी ये मेरा मानना है कि ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। आपको इसको थोड़ा संभाल लेना, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन को, इसको अगर अच्छे से संभाल लोगे तो आपको ये समय इतना दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये और इसमें ध्यान रखना कि जो परपेंडिकुलर फॉर्म है, अल्फा क्या है, पी क्या है, क्योंकि अल्फा कहाँ से लेना है और पी कहाँ से लेना है। तो इन बातों को अगर ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको आसानी से आप कवर कर लोगे। ठीक है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान है, मतलब आपको ये सब को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। अब देखिए क्या है ना कि जो रिपीट मोड में आ रहा है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि जो जो टॉपिक है कहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है उसको आप अच्छे से करो, आपको कवर हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस में ये सारी बातें जो ध्यान रखना है। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस में यहाँ पर क्या होता है, ये वाला कंसेप्ट काफी पूछता है। इसमें क्या होता है कि पैरेलल लाइन का डिस्टेंस, आप डिस्टेंस जैसे पढ़े होगे, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ठीक है, जैसे x1 y1 आपको दे रखा है और बोला गया ये लाइन है, इक्वेशन दे रखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस निकालना होता है। तो डिस्टेंस आप सीधे सीधे जानते ही हो, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपला फॉर्मूला पढ़ते ही हो। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन के लिए पढ़े हो। पैरेलल लाइन क्या होता है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन ये दोनों आपको डायरेक्टली भी लिखने आना चाहिए। तो पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, जैसे ax प्लस by प्लस मान लो c बराबर 0 एक इक्वेशन है, c1 है, तो दूसरा पैरेलल लाइन क्या होगा, ax प्लस by प्लस c2 होगा। यहाँ पर ध्यान रखना आपको, क्योंकि पैरेलल लाइन तो स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो सीधी बात ये है कि ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब कि आपको अगर ये लाइन, दोनों लाइन दे रखा है, एक लाइन ये है आपका, एक लाइन ये है, तो इसका मतलब अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो इस डिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम लोग, मॉड ऑफ c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बेसिक कांसेप्ट है जो आपको इजीली कवर हो जाएगा, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, इसमें क्या होता है कि आपको कि बोला जाएगा कि कोई तीसरा लाइन है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, उसमें कोई अननोन डाल दिया जाएगा, बोलेगा कि बताओ उस अननोन का वैल्यू क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है, देखिए फॉर्मूला सबको याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आसान है, आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। तो ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, और मेरा मानना है कि आपको ये पता भी होगा, तो आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग तरह का क्वेश्चन ध्यान रखो, क्योंकि डिस्टेंस वाला क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं होगा कि सिंपल लाइन दे दिया, बोला कि डिस्टेंस निकाल के बताओ, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा
कि आपको बोला जाएगा कि दो लाइन है, उसके बीच में कोई तीसरा लाइन है जो इक्वल डिस्टेंस पर है, उसमें कोई अननोन डाल दिया जाएगा अल्फा बीटा कुछ ऐसा, और बोलेगा कि वो बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसमें आपको चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस जो है ये थोड़े अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चंस जो है ना इसके वैरी करेगा, तो उसमें आपको तैयार रहना है। अब इसमें ये जो है टॉपिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल बाइसेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एंगल बाइसेक्टर का जो टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि एंगल बाइसेक्टर जो है ना आपको जो क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर दो तरह का आएगा। एक आएगा आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का भी पूछ सकता है, और या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछ सकता है आपसे। एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों पूछा जा सकता है। तो इसका इक्वेशन लिखना तो कई बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन ये नहीं पहचान पाते कि कब एक्यूट होगा कब ऑब्ट्यूज होगा। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा जैसे मान लो एक लाइन है और एक लाइन ये है, अब इसको हम लोग इंटरसेक्ट किए। अब यहाँ पर ये जो है ना मान लो यहाँ से एक पॉइंट है, ये पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट, जिसको आप ले लो h कोमा के मान लो। ठीक है, तो आपको बोला गया कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसको बाइसेक्ट जो कर रहा है, तो इसका बताओ कि ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, साथ साथ ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप कई बच्चे क्या करते हैं, इसका इक्वेशन लिखना सीख लेते हैं। मान लो ये लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी आपको गिवन रहेगा, जैसे मान लो a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 बराबर 0, और ये आपका है मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर आप इसके लिए सीख लिए होगे कि इक्वेशंस क्या लिखते हैं, तो आप यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हो a1x प्लस b1y प्लस c1, है ना, बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और इक्वल्स टू आप यहाँ पे लिख देते हो प्लस माइनस, है ना, इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँ पे लिख लेते हो कि a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये लिखना सब लोग जान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि इसमें कौन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा इस कंसेप्ट को। इसमें जो कंसेप्ट होता है a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। a1 a2 प्लस b1 b2 वैल्यू क्या है, उसके बाद डिसाइड होगा कि इसमें कौन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो कौन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। इसका कंसेप्ट आपको बताए थे। तो यहाँ पर देखिए इसका कंसेप्ट जो है ना बहुत बच्चे गलत करते हैं, तो आपको बता देते हैं यहाँ पर अगर इसका बहुत आसान तरीका है। जैसे आप पहले तो यहाँ पर मान लो एक्यूट है ना, और ये क्या है ऑब्ट्यूज है, तो एक्यूट ऑब्ट्यूज आपको पहचानना है, तो इसमें क्या करो, जैसे मान लो a1 a2 प्लस b1 b2 वैल्यू निकालो। अगर ये पॉजिटिव आ गया, ध्यान रखना है ना, इस तरह से ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो एक्यूट वाला नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर ये लेस देन 0 हो गया, है ना, ये नेगेटिव हो गया, तो एक्यूट वाला पॉजिटिव होगा और ऑब्ट्यूज वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब कि आप यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 वैल्यू निकालते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि देखना है कि वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ गया मान लो, तो जो माइनस वाला इक्वेशन लिखोगे, माइनस वाला वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा, और प्लस वाला लिखोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 है, तो इस सिचुएशन में आपको ये जो प्लस वाला यहाँ पर है, प्लस वाला क्या देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और माइनस वाला क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो याद रखना एकदम सिंपल है, a1 a2 प्लस b1 b2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव वाला एक्यूट, पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज, अगर लेस देन 0 तो पॉजिटिव वाला एक्यूट, नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज, जस्ट उल्टा होता है ना, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा। अब इस तरह से ध्यान रख लोगे, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसके क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये आपको गलत होने के चांसेस रहता है कि मतलब कि यहाँ पर किस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे, अटेम्प्ट लेने के बाद ये बहुत बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इसमें कि कौन सा है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, इसमें गलती होता है। ये गलती नहीं करना आपको, ये बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, लेकिन इन चीजों को आप संभाल लेंगे तो आपसे ज्यादा इजिली मतलब बनेगा और आप करेक्ट वे में जा पाओगे, ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत के चक्कर में क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वगैरह क्या होता है। इसके बाद आता है कंकरेंसी एंड फैमिली ऑफ लाइंस। देखिए कंकरेंसी और फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर भी रिपीट मोड में क्वेश्चन आता है। तो कंकरेंसी तो बहुत सिंपल है, कंकरेंसी के लिए क्या करते हैं, अगर कोई कॉन्करेंट लाइन है तो कॉन्करेंट के लिए तो आपको सिंपल है, इसके ऊपर तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कॉन्करेंट के लिए क्या करोगे आप, डिटरमिनेंट को जीरो कर दो, डिटरमिनेंट को जीरो कर देना है ना, डिटरमिनेंट को जीरो करोगे, डिटरमिनेंट जैसे जीरो हो जाएगा आपका लाइन क्या होगा, कॉन्करेंट होगा, जैसे पहले 2024-23 वगैरह में भी क्वेश्चन आया है। तो कंकरेंसी ऑफ लाइन बहुत सिंपल है, आपको 3 इक्वेशन दे रखा होगा, उसमें एक अननोन डाल देगा, ये 2 अननोन डाल देगा, आपसे बोलेगा कि बताओ अगर ये लाइन कंकरेंट है तो उसका वैल्यू बताओ, उसका डिटरमिनेंट को जीरो करना, बात खत्म, है ना, उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आता है कि फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस में क्या हो, देखिए कंकरेंसी और फैमिली ऑफ लाइन दोनों एक साथ आ जाता है, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइंस में क्या होता है कि मान लो 2 लाइन है, ये लाइन है आपका, ठीक है, L1 और L2, ये 2 लाइन है।
अब इसके पास होने वाली जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस। इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखो, फैमिली ऑफ लाइंस ये होता है। ठीक है, तो L1 L2 से पास होने वाली, L1 L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसको हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। अब इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन लिखने का ये तरीका होता है L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। लेकिन आप इसी से लिखो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ये इक्वेशन जरूर होता है फैमिली ऑफ लाइंस का, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 करोगे तो फैमिली ऑफ लाइंस आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर देखोगे तो ये तीनों क्या है, एक पॉइंट में मिल रहा है। इसका मतलब ये इस दोनों लाइन का L1 L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। अब मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया गया, बोला गया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 एंड L2 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइंस, है ना। बोल दिया गया एक लाइन है जिसके पैरेलल भी है, तो क्या करना है आपको, अब चाहो तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, या नहीं तो फिर क्या करो, इसमें आपको इस दोनों L1 L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, और इस लाइन, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप सेम होगा पैरेलल के लिए। अब यहाँ पर सीधा सीधा इक्वेशन लिख लो, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़े हो तो यही लगाना है, ये चीज नहीं करना है। जैसे आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, चीजों को चेंज करना है। इसलिए हम बोलते हैं कि PYQ अगर आप पहले से बनाएंगे, क्योंकि चीजें रिपीट होता है, बहुत बार बार रिपीट होता है। अब उसको आपको मतलब रिपीट मोड वाले क्वेश्चंस को जो है ना समझना है कि भाई किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि इसी से बनेगा क्वेश्चंस, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसमें देखो, अगर मान लो ऐसे ये क्वेश्चन आ गया, सपोज यही क्वेश्चन है कि आपको एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है और आपको एक लाइन से पैरेलल है। अगर आप इससे लिखोगे तो क्या होगा, ये लेंथी होगा थोड़ा सा। कैसे, देखो L1 प्लस लैम्डा L2 को 0 करोगे, अब ये पूरा एक लाइन का इक्वेशन बनेगा। अब उसमें से आप स्लोप निकालोगे, फिर इसके स्लोप को बराबर करोगे तब लैम्डा आएगा, फिर लैम्डा के इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तब इक्वेशन आएगा, और ये काफी लेंथी प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा स्मार्टली क्या करेगा, L1 L2 को क्या करेगा, सॉल्व, इक्वेशंस को सॉल्व करके x y वैल्यू निकाल लिया और सीधा पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल है तो ये हो जाएगा। उससे ही फास्ट करना है, मान लो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया। अब ये पैरेलल लाइन जो है, तो पैरेलल लाइन के इक्वेशंस क्या होता है, सेम ही होता है, बस कांस्टेंट अलग होता है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करा दो, हो गया। तो मतलब आसान है, सीधा सीधा बात है। तो आपको ये बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें पैरेलल बोल सकता है, परपेंडिकुलर बोल सकता है, मतलब कंडीशन चेंज कर सकता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए और बाकी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। और कनकरेंसी ऑफ लाइन जो है ना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कनकरेंसी में क्वेश्चन आएगा तो आप ये पहले पूछ चुका है, जैसे 24, 23 वगैरह में क्वेश्चन आया है, 25 में भी शायद क्वेश्चन आया कॉन्करेंसी का। तो आपको क्या करना है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके लिए आपको डिटरमिनेंट को 0 करने के कंसेप्ट को ध्यान रखना है। इसके बाद आता है इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो, इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले जो क्वेश्चन होता है, इसको किस तरह से सॉल्व करोगे ये समझो। ठीक है, क्योंकि इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको तो देखो, इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्वेश्चन अगर करते हो तो इमेज वाले क्वेश्चंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस में कोई मतलब अलग डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखो, दोनों बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होता है कि एक लाइन दे दी आपको, जैसे यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है, ये पॉइंट है आपको x1 y1। अब आपको बोल सकता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, बताओ पूछेगा कि आपको ये पॉइंट बताओ क्या होगा। ठीक है, और इसका इक्वेशन दे दिया, मान लो इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ये पॉइंट क्या होगा, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि ये मान लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसका इक्वेशन भी होता है, वो भी आप ध्यान रख सकते हो, या नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, bx माइनस ए वाई प्लस c1 बराबर 0। अब ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, बस सिंपल, बात खत्म। ठीक है, अब ये जैसे इक्वेशन आ गया, इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे इमेज निकालना है तो इमेज निकल जाएगा। इमेज क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, इसका मतलब इमेज मान लो अल्फा बीटा है, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकला, इस फुट इमेज और ये पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। लेट अस अज्यूम, मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुम्हारा आ गया, कुछ भी ले सकते हो, मान लो h k आ गया, तो क्या करोगे, अल्फा प्लस x1 बाई 2 बराबर क्या हो गया h, और यहाँ पर बीटा प्लस y1 बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका k, और यहाँ से अल्फा बीटा निकाल दो तो इमेज निकल गया। मतलब यहाँ पर यह है कि आप इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि वो बड़ा सा इक्वेशन जो है इसका अगर भूल गए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, और ऐसा कुछ नहीं है।
आपको ये लाइन के इक्वेशन दिया है, इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, एक्स वाई का कोफिशिएंट चेंज करते हैं और बीच का साइन चेंज करते हैं, सिंपल। ठीक है, या नहीं तो उतना भी नहीं करना, मान लो तो इसका स्लोप निकाल लो, तो परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 का वैल्यू -1 होगा, तो आप उससे भी कर सकते हो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो। वैसे ये इजी कंसेप्ट है, क्या करना, कोफिशिएंट चेंज करना, बीच का साइन चेंज करोगे। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगा और ये इक्वेशन आ गया। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो तो फुट परपेंडिकुलर आ गया। तो आप ये क्वेश्चन इसलिए मत छोड़ देना, इमेज का क्वेश्चन या फुट परपेंडिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि आपको वो इक्वेशन याद नहीं भरा वाला, पर इक्वेशंस याद रखने की जरूरत भी नहीं उतनी बड़ी। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो इससे ही बन जाएगा क्वेश्चन। अगर आप याद रख सकते हो तो रखो, ठीक है, ऐसा नहीं कि इक्वेशन याद रखने में दिक्कत है। तो इक्वेशन क्या हो जाता है इसका, तो इक्वेशन आप पढ़े होगे कि अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालोगे तो x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाता है माइनस ऑफ ax1 प्लस ऑफ by1 प्लस ऑफ c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप इजीली जानते होगे। इसी में अगर डबल कर दोगे, माइनस ऑफ 2 टाइम कर दोगे 2x1 प्लस by1 प्लस c बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इमेज का इक्वेशन बन जाएगा। ये बाकी चीज सेम रहेगा, x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b और -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस b1 प्लस c बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बन गया इमेज के लिए, ये इमेज के लिए हो गया। और ये देखोगे तो किसके लिए हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हो गया। अब आप इतना सा करना चाहते हो तो ये कर लो, नहीं तो आप जो हम बताएं उस कंसेप्ट से भी बना सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि देखिए क्वेश्चंस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर जो क्वेश्चन है, खास करके इमेज के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो आपको इमेज को क्वेश्चन को बनाने के लिए ये दोनों कंसेप्ट को ध्यान रखो, फॉर्मूला को भी ध्यान रखो। लेकिन फॉर्मूला में अगर गड़बड़ हो थोड़ा बहुत, मान लो आपको लगे कि कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप क्या करो, इस कंसेप्ट के थ्रू भी क्वेश्चन बना लो, है ना। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा। तो मतलब क्या है कि देखो इस चैप्टर में देखोगे अगर, तो ये जो आपको टॉपिक बताएं, इस टॉपिक के ऊपर आप थोड़ा सा देख लेना, है ना, रिवीजन करोगे तो इस टॉपिक को ज्यादा रिवाइज करो। और इतने टॉपिक को रिवाइज करके एक दो क्वेश्चंस कर लो, सभी के एक दो क्वेश्चन जैसे ही कर लोगे आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे क्या क्या हम आपको बोले जो इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर का जरूर आप अच्छे से देख लेना। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल और लोकस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा इसको थोड़ा फोकस करना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत सारे क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने बोल दिया जाता है और लोकस के क्वेश्चंस डाल दिया जाता है। इक्वेशन ऑफ लाइंस में जो आप जो है डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरह से पूछा जा रहा है, उसमें डिस्टेंस निकालने, कौन सा डिस्टेंस निकालना है वो आपको ध्यान देना है। क्योंकि उसमें डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चे उसको समझ नहीं पाते कि ये किस फॉर्म के ऊपर है। तो आपको थोड़ा वो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन के लिए पढ़ लेना है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस की अगर बात करो तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो दो लाइन के बीच में अगर कोई लाइन डाल दिया गया तो इक्वल डिस्टेंस पे कैसे वैल्यू निकाला जाता है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रख सकते हो। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कब होता है, कब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कब ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, इसके लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आता है कंकरेंसी एंड फैमिली ऑफ लाइंस के लिए। कंकरेंसी के लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन कॉन्करेंट कब होता है, जब क्या हो आपका, मतलब यहाँ पर ये इसका डिटरमिनेंट जीरो कर देंगे हम लोग। फैमिली ऑफ लाइंस में आपको या तो फॉर्मूला याद रख लो L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, या तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। सिंपल इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे और जो कंडीशन दे रखा है उसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो फैमिली ऑफ लाइंस आ जाएगा। फैमिली ऑफ लाइंस को पहले तो इस तरह समझो, फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब ये होता है कि किसी दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करने वाली लाइन फैमिली ऑफ लाइंस है। पहले तो इतनी बात ध्यान रखो और आप इस तरह से कर सकते हो। फिर इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करो तो इमेज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आ जाता है। इमेज निकालने के लिए इमेज बहुत ज्यादा रिपीट करता है, तो इमेज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कम करता है, इमेज वाले क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा रिपीट करता है, खास करके 2D में। ठीक है, 3D में जो है ना आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ देता है, लेकिन 2D में ज्यादातर इमेज का ही क्वेश्चन आता है। तो इमेज वाले क्वेश्चंस को आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको आएगा। तो अगर आप इतना टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हो ठीक से, तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब बेसिक कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन इसके क्वेश्चंस को आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे तब। तो आपको हम कई बार बोल चुके हैं कि देखिए आप अभी जो जैसे अभी आप लास्ट मोमेंट पर हो, अभी आपको एग्जाम देना है, तो अभी आप क्या करो, ये सब टॉपिक को रिवाइज करो। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं इससे क्वेश्चंस रिवाइज मतलब रिपीट मोड में आ रहा है, तो इसको आप जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना अच्छे से रिवाइज करो। लेकिन खाली कंसेप्ट रिवाइज करने से काम नहीं चलेगा, आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये सब टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आप जब तक नहीं लगाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। देखो ऑर्थो सेंटर कंसेप्ट में क्या है, कोई दम वाली बात नहीं है, इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड लगा दोगे आ जाएगा, लेकिन इक्वेशन लिखने आता है आपको हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा रहा है उसको देखो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो 2-3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चन कम से कम ऑर्थो सेंटर कर लो, 2 क्वेश्चन सर्कम सेंटर कर लो, तो चीजें क्या होगा कि आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा एग्जाम के अंदर। मतलब आपको पता रहेगा, फ्लो रहेगा
कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन बनता है, और इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली हैंडल कर सकते हो। क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेसिक कोऑर्डिनेट अगर आप हैंडल कर लेते हो तो कोऑर्डिनेट का जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर है और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। मतलब वेरिएशन तो है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ठीक है? तो आपको हम कई बार बोले हैं कि देखिए 75% क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट किया जाता है। किसी साल का क्वेश्चन बैंक देखोगे, किसी साल के आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको हर बार क्या दिखेगा कि पीछे जो क्वेश्चन है रिपीट किया गया है। मतलब 5 ईयर टू 6 ईयर के क्वेश्चन्स को अगर देखो और किसी ईयर के क्वेश्चन देखो तो आपको रिपीट मोड में मिलेगा। तो इसलिए मतलब जेईई में क्या है ना, 75% क्वेश्चन रिपीट ही किया जाता है, 25% क्वेश्चन न्यू होता है। तो 75% आपके पीवाईक्यू में है और उसमें क्या करना है, उसको आप एनालिसिस करके क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हो तो मतलब क्वेश्चन बनाना आसान है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और उसमें से स्ट्रेट लाइन क्या है, वन ऑफ द चैप्टर है जहाँ पर रिपीट बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चंस का। तो ये इस चैप्टर से देखोगे तो जो कंसेप्ट है सेम ही कंसेप्ट के ऊपर बार बार रिपीट होता है। तो स्ट्रेट लाइन को इस चैप्टर को अच्छे से कवर करना जरूरी है। और ये चैप्टर बहुत मेरे हिसाब से मतलब आप आसानी से कवर कर भी सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। बस चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है और क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आप इसको अच्छे से करो कवर और ये चैप्टर बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। तो जो-जो टॉपिक हम बोले हैं, उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लो। आप श्योर शॉट मतलब 200% चांस है कि आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।